दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में रख के अपने माता पिता, अपने इष्ट देव गुरुदेव को स्मरण करते हुए गायत्री मंत्र को बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प। हम संकल्प करते हैं आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग का पताका फहराएंगे। हमारा संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अभेद है। हम अपने संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास अजय मनोबल है, अजय मनोबल है, अजय मनोबल है। दोनों हाथ रख करके अपने चेहरे पर उसकी गर्माहट को महसूस कीजिए। प्रणाम मैम। प्रणाम सभी को, प्रणाम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने गैस गैंग्रीन के बारे में पढ़ लिया था, उसके उपचार पे आ गए हम, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। डिब्राइडमेंट मृत गैस गैंग्रीन के लिए उपचार। डिब्राइडमेंट मृत, क्षतिग्रस्त और संक्रमित ऊतकों को हटाने के लिए एक शल्य प्रक्रिया की जाती है। विच्छेदन जो हाथ या पैर का सर्जिकल निष्कासन है। कभी कभी संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि गैंग्रीन इतना बढ़ जाता है कि बॉडी पार्ट को ही काट करके अलग करना पड़ता है कि ताकि वो आगे और पूरी बॉडी में नहीं फैले। इतनी बुरी तरह से गैस गैंग्रीन फैल जाता है, तो उसको रोकने के लिए, फैलने से रोकने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि उसकी सर्जरी करते हैं और उस पार्ट को काट के अलग कर दिया जाता है। तो उसे विच्छेदन कहते हैं, सर्जिकल निष्कासन है वो। ठीक है। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक दी जाती है क्योंकि हल्के एंटीबायोटिक इस पे काम नहीं कर पाते हैं। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का उपयोग क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस संक्रमण के लिए किया जाता है। प्रभावित क्षेत्र में रक्त के प्रवाह में सुधार के लिए क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं की मरम्मत करना। क्षतिग्रस्त ऊतकों का इलाज करने के लिए स्किन ग्राफ्ट नामक एक प्रकार का पुनर्निर्माण सर्जरी करना। एक त्वचा भ्रष्टाचार के द्वारा आपका चिकित्सक शरीर के एक अप्रभावित हिस्से से त्वचा को हटा देगा और क्षतिग्रस्त स्थान पे से जोड़ देगा। मतलब ये एक सर्जरी है इस तरीके की कि उसमें क्या करते हैं कि जो क्षेत्र बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है उसको, उसके घाव को भरने के लिए एक दूसरी जगह लेते हैं और उस साफ जगह पे जो कि इफेक्टेड नहीं है गैंग्रीन से, वहां से पीस निकालते हैं उतना बड़ा जितना हमें चाहिए, बड़ा हल्का सा, और फिर उसको उस जगह पे ग्राफ्टिंग कर देते हैं। उसको उस जगह पे जैसे चिपका दिया और फिर वो वहां दोनों ऊतक मिल करके और वो वहीं पे फर्म हो जाती है। ये होता है क्षतिग्रस्त ऊतकों के इलाज के लिए पुनर्निर्माण सर्जरी करना। त्वचा को हटा देगा, क्षतिग्रस्त स्थान पे से जोड़ देते हैं। यह गैस गैंग्रीन से होने वाली किसी भी त्वचा क्षति को बहाल करने में मदद करता है कि गैस गैंग्रीन से अगर बहुत ज्यादा क्षति, किसी भी तरीके की क्षति हो गई है तो उसको सही करने में बहुत हेल्प करती है ये वाली सर्जरी। ठीक है। कभी कभी सेप्टिक गर्भपात से गर्भाशय गैस गैंग्रीन का विकास हो सकता है। इसके लिए गर्भाशय को हटाने की आवश्यकता होती है। कभी कभी क्या होता है कि है ना, अगर एबॉर्शन हो गया और उसमें कहीं भी कुछ भी एक पीस रह गया या कुछ भी छोटा सा भी अंश रह गया तो वो गैस गैंग्रीन का रूप ले लेता है, या फिर अंदर कोई इंजरी हो गई तो वो गैस गैंग्रीन का रूप ले लेती है। तो सेप्टिक फैल जाता है पूरे के पूरे गर्भाशय में, यूट्रस के अंदर। तो फिर क्या है कि उसको पूरे के पूरे यूट्रस को ही सर्जरी करके बाहर निकालना पड़ता है क्योंकि उसके सिवाय कोई और इलाज नहीं है। अगर उसे नहीं हटाएंगे तो वो अंदर और इंटरनल ऑर्गन्स में फैलता जाएगा पूरी तरह से। गैस गैंग्रीन के लिए पूर्वानुमान लगाना। आमतौर पर गैस गैंग्रीन का पूर्वानुमान खराब होता है और यह अक्सर घातक होता है। लक्षण अचानक ही शुरू होते हैं और बिगड़ जाते हैं। आप ऊपर से देख के कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हो कि गैंग्रीन है, गैस गैंग्रीन है या नहीं है, और आप समझ ही नहीं पाते हो जब तक तो सिचुएशन खराब हो जाती है, क्योंकि एकदम से लक्षण प्रकट होते हैं, ड्रास्टिकल चेंजेस होते हैं और उनसे इस तरीके की स्थिति आ जाती है। यदि उष्मायन अवधि 30 घंटे से कम है तो रोग का निदान अच्छा है, और उन्नत उम्र और कॉमरेड लक्षणों की उपस्थिति खराब रोग के निदान से जुड़ी है। एज वगैरह ज्यादा होती है तो वो भी फैक्टर होता है इसके अंदर। गैस गैंग्रीन की जटिलताएं, झटका, किडनी खराब होना, प्रलाप
यकृत को होने वाला नुकसान, शरीर के माध्यम से संक्रमण का प्रसार, छोटी नसों में खून के छोटे छोटे थक्के बनना, तीव्र श्वसन तंत्र संबंधित कठिनाई के रोग, प्रगाढ़ बेहोशी और मानसिक भ्रम की स्थिति, ये सब इसकी गैस गैंग्रीन की जटिलताएं होती हैं जो उसके बाद में सामने आ सकती हैं जब गैस गैंग्रीन फैल गया हो तो आपकी बॉडी के अंदर। गैस गैंग्रीन की रोकथाम क्या है? त्वचा की किसी भी चोट को अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए और उचित एंटीबायोटिक चिकित्सा दी जानी चाहिए। जीवन शैली में कुछ बदलाव करने से भी गैस गैंग्रीन के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। इसमें शामिल है मधुमेह या धमनी रोग जैसी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति को ठीक से देखभाल करना, तंबाकू उत्पादकों से परहेज करना, नियमित रूप से कसरत करके और स्वस्थ आहार खाकर स्वस्थ वजन बनाए रखना, जिसमें मुख्य रूप से सब्जियां, साबुत अनाज और दुबला प्रोटीन होता है। मतलब इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन हो, सब्जियां हो, साबुत अनाज हो, ये सब खाओ और हल्की एक्सरसाइजेस करते रहो नियमित रूप से, तो वो भी जल्दी से घाव भरने में काम करता है। और तंबाकू जैसे कोई भी नशीला पदार्थ नहीं लेना चाहिए। किसी भी तरीके का नशा करना घातक होता है इस तरह के गैंग्रीन में। और मधुमेह और धमनी जैसे रोग अगर आपको है, धमनी रोग वगैरह है, तो उसके ऊपर कंट्रोल रखें और उसको सही रखें, उसकी स्थिति ठीक रखें, तो गैस गैंग्रीन से बचाव संभव है, उसकी रोकथाम करी जा सकती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है? एवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमोरल हेड या अस्थि गलन कि इसमें जैसे ही नाम से हमें पता चल रहा है अस्थि गलन, अस्थि मतलब हड्डी, गलन मतलब उसका खत्म हो जाना, तो हड्डी की मौत भी उसको कह सकते हैं, एवस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमोरल हेड। हड्डी एक जीवित ऊतक होता है, हम सभी जानते हैं हड्डी बढ़ती रहती है। जैसे कि आपने देखो फ्रैक्चर हो जाती है तो हड्डी टूट जाती है, अब क्रैक हो गई, जगह बन गई, तो वो हड्डी कैसे बढ़ती है? किसी चीज से थोड़ा बढ़ती है, वो अपने आप उसका स्वतः सिद्धांत है, वो बढ़ती है, जीवित है, क्योंकि जीवित ऊतक है, वो बढ़ता है और बढ़ करके आपस में जुड़ जाता है ना, यही होता है। तो ये एक जीवित ऊतक होता है और इसे रक्त आपूर्ति की आवश्यकता होती है। हड्डियों में अगर नहीं पहुंचेगा तो वो नहीं काम कर पाती हैं। यदि रक्त की आपूर्ति में से किसी एक को नुकसान होता है तो जीवित हड्डी रहने के लिए सहायक रक्त आपूर्ति पर निर्भर करती है, कि हड्डी जीवित रहने के लिए रक्त आपूर्ति पर निर्भर करती है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम आती है। लेकिन हमारे शरीर की कुछ हड्डियों में अनिश्चित यूनिडायरेक्शन रक्त की आपूर्ति होती है, जैसे कि फीमर का सर, स्केफाइड और टेलस, ये जो बोन्स है ये बोन के नाम है। और फीमर का सर, फीमर हड्डी जो होती है उसका हेड। तो फीमर हड्डी हमारी किसकी होती है? फीमर सबसे बड़ी बोन होती है, हमारे पैर की हड्डी होती है जांग वाली, और उसका जो हेड होता है, जो हमारे जांग कूल्हे के हड्डी के अंदर ऐसे सॉकेट फिक्स होता है, उसका सर। जब फीमर के सर को रक्त की आपूर्ति को नुकसान होता है तो इसके परिणाम स्वरूप उरु सिर में कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। जो उसका सुर वाला हिस्सा है उसके अंदर कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे गोलाकार के नुकसान के साथ उरु सिर का पतन हो जाता है ऊपर की तरफ को। जब वो गोलाकार स्थिति है उसमें नुकसान होने लग जाता है, धीरे धीरे उसका पतन होता जाता है, और वो जो स्थिति है उरु सिर के वेस्कुलर नेक्रोसिस या उरु सिर के ऑस्टियोनेक्रोसिस, हड्डी की मृत्यु के रूप में ये जाना जाता है, कि वो खत्म होता जाता है धीरे धीरे, और उसको इस नाम से जानते हैं। उरु सिर में एवीएन कैसे विकसित होता है? हिप जॉइंट एक बॉल और सॉकेट प्रकार का सोवेनियल जॉइंट है। सॉकेट होता है, उसके अंदर फिक्स हो जाता है वो बॉल और सॉकेट। ये जो फीमर बोल, आप सोचो ये जांग की फीमर बोल है आपकी, ये उसका ऊपर का हेड है, और ये है हमारे कूल्हे की हड्डी जो इस तरीके के सॉकेट होता है, ऐसे ऐसे लगी रहेगी ये सॉकेट की तरह। अब इसके अंदर ये फीमर ऐसे फिक्स होता है, तो ये क्या है? बॉल और सॉकेट ऐसे मूवमेंट करता है, तभी हमारी जांग चलती है, हमारा पैर चलता है। इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है। बॉल एंड सॉकेट, ये बिल्कुल बॉल जैसी होती है, गोल एकदम, और ऐसे करके ऐसे ये करती है। आज आप अपने उसमें निकाल के देखना, जॉइंट बोन्स निकालेंगे ना, फीमर हेड निकालना आप अपने गूगल अकाउंट पे जाकर के, तो जब आप देखोगे तो उसमें जब पिक्चर आएगी तो आप देखना एकदम गोल आएगी, और उसके साथ में उसका सॉकेट, जो हिप बोन का सॉकेट है, तो ये बॉल सॉकेट जॉइंट होता है, इसको साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। और सॉकेट कप के आकार के एस्टाबुलम द्वारा बनता है, जो कि गेंद को घेरता है। ये जो चीज है इसको बोल रहे हैं, ये गेंद को ऐसे घेर लेता है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब अरु सिर और गर्तिका की सतह मोटी आर्टिकुलर कार्टिलेज द्वारा पक्तिबद्ध होती है। जो अंदर की है सतह, ऊपर का अरु का सिर और गर्तिका की सतह, दोनों ही चीज क्या होती है? मोटी आर्टिकुलर कार्टिलेजेस होते हैं। कार्टिलेजेस मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, कि कार्टिलेजेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो भी लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है।
द्वारा पंक्तिबद्ध होती है और फिर श्लेष झिल्ली द्वारा पंक्तिबद्ध होती है, उसके ऊपर श्लेष्मा वाली झिल्ली होती है। सभी आसपास के संयुक्त कैप्सूल और मांसपेशियों के साथ मिलकर कूल्हे का जोड़ बनाते हैं। आसपास के सभी संयुक्त कैप्सूल्स और मांसपेशी साथ मिलकर कूल्हे का पूरा जॉइंट बनाते हैं। जो हमारा हिप जॉइंट होता है वो फीमर बोन के साथ मिलकर के इस तरीके से, ये उसकी एनाटॉमी है कि किस तरीके से वो जुड़ता है और इस तरह से जॉइंट बनाता है। कूल्हे के जोड़ की गेंद अपनी अधिकांश रक्त आपूर्ति जांघ की हड्डी की गर्दन के माध्यम से प्राप्त करती है। अब ये जो कूल्हे की हड्डी की कूल्हे के जोड़ की गेंद है, गेंद कौन सी हुई? फीमर बोन का सर, ठीक है। अब ये अपने लिए आपूर्ति कहाँ से ले रही है खून की? वो यहां से ले रही है, कूल्हे की जो हड्डी की है उसकी गर्दन के माध्यम से ले रही है कि वहां से, उस जगह से, वहां से वो खून की आपूर्ति हो रही है। यदि इस आपूर्ति को किसी भी प्रकार से नुकसान होता है तो उरुस का कोई सहायक रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती और उसमें कहीं और से फिर रक्त नहीं पहुंच पा रहा है, तो रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण अरुसिर की कोशिकाओं की क्रमिक मृत्यु होती जाती है। जब खून नहीं आ रहा है तो थोड़ा टाइम तो वो सरवाइव करती हैं, फिर धीरे धीरे क्रमांशय उनकी मृत्यु होने लग जाती है। तो हड्डी की कोशिकाओं की मृत्यु के कारण हड्डी के गठन और पुनर्जीवन की कोई पुनर्निर्योजित प्रक्रिया नहीं हो पाती है। अब हड्डी क्योंकि डेड हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, तो हड्डी के गठन और पुनर्जीवन की कोई प्रक्रिया नहीं हो पा रही है और अरु सिर की हड्डी की संरचना धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और ढहने लग जाती है। जब एवीएन सिर की फीमर में विकसित होता है तो सिर का भार वहन करने वाला क्षेत्र ढहने वाला पहला स्थान होता है। अगर वो सिर पे विकसित होता है फीमर के, तो क्या होता है कि सिर का जो भार वहन करने वाला क्षेत्र है वो सबसे पहला स्थान होगा जो सबसे पहले ढह जाएगा। मतलब उस जगह की मृत्यु की वो चीज एकदम पुरुष होके खत्म हो जाती है। जब एवीएन सिर के फीमर में विकसित होता है तो और उस सिर का गोल समोच्च खो देता है और ये चपटा हो जाता है। गोल जो इसका गोल वाला हिस्सा है ये खत्म हो जाएगा, एकदम फ्लैट हो जाएगा। और क्योंकि कूल्हे के जोड़ की गेंद और सॉकेट जैसे धीरे धीरे घिसाव होता है, खो जाता है, चपटा हो जाता है, जिससे कूल्हे के जोड़ में असामान्य गति हो जाती है। अब क्योंकि ये गोल है और वो सॉकेट वाला बॉल है तो ऐसे ऐसे करके उसकी सामान्य गति है। पर अगर ये फ्लैट हो गया, आप सोचो अगर ये ऐसे फ्लैट हो जाएगा, एकदम चपटा हो जाएगा, तो वो कैसे इसमें करेगा? वो तो फिर इससे टकराएगा और फिर क्या होगा? बहुत ज्यादा पेन होगा, तकलीफ होगी, अंदर दर्द होगा। तो ये जो है माध्यमिक ऑस्टियोआर्थराइटिस विकसित हो जाता है उसके अंदर और कूल्हे के जोड़ की गेंद सॉकेट में धीरे धीरे घिसाव होता रहता है। अब ये जो सॉकेट है और ये जो गेंद है, अब इसमें गेंद तो गेंद जैसी रही नहीं, वो तो चपटी हो गई। आप सोचो कि बिल्कुल ऐसा फ्लैट हो गया। अब फ्लैट है तो वो इधर चलेगा तो भी टकराएगा, इधर चलेगा तो भी टकराएगा। अब ये हिस्सा और ये हिस्सा बार बार टकरा रहा है इसके अंदर, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा पेन उसमें होता है और घिसाव आने लग जाता है, घिसती हड्डी और ज्यादा, तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेमोरल हेड के कारण क्या है? सदमा, किसी भी तरीके का शॉक, फ्रैक्चर, उरु सिर की रक्त आपूर्ति को नुकसान और आमतौर कूल्हे के जोड़ में और उसके आसपास की हड्डियों में आघात या फ्रैक्चर के बाद होता है। किसी भी तरीके का आघात है, झटका लग गया है, एकदम से रक्त की आपूर्ति हो नहीं पा रही है, कोई भी हड्डी का फ्रैक्चर हो गया, किसी भी तरह की चोट लग गई, तो उसके बाद ये होता है। अरु गर्दन का फ्रैक्चर, जो अरु की गर्दन है अगर उस पर फ्रैक्चर हो जाए, अरु के सिर में हो जाए, हिप डिसलोकेशन हो जाए, जो हमारी हिप्स वाला है वो डिस्क होती है, वो अगर डिसलोकेशन हो जाए, उसकी जगह अगर इधर से उधर हो जाएगी तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। एसिटाबुलम एवीएन के खराब फ्रैक्चर शुरुआती चोट के महीने या कुछ समय के बाद विकसित हो सकते हैं। अगर एवीएन के खराब फ्रैक्चर्स हो गए तो कुछ समय के बाद, चोट की कुछ महीने के बाद या 15-20 दिन के बाद में फिर ये सिम्टम्स बढ़ने लग जाते हैं, विकसित होने लग जाते हैं। ड्रग्स, स्टेरॉइड, कुछ स्टेरॉइड जैसे कार्टिसोन, प्रिडेनिसोलोन और मिथाइल प्रेडिनिसोलोन एवीएन का कारण हो सकते हैं। अब ये कुछ स्टेरॉइड्स ऐसे होते हैं कि जो दर्द को रोकने के लिए हमने दे दिए, या अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट आया तो डॉक्टर ने दे दिया कि इसकी कंडीशन को थोड़ा सा, इसके सिम्टम्स को कम किया जाए, पर वो क्या करते हैं? और भी नुकसान करते हैं और भी ज्यादा इससे ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस फैलता है फीमर बोन के अंदर। अब कुछ स्थितियां जैसे ब्रोंकियल अस्थमा है, त्वचा का रोग है, कुछ ऑटो प्रतिरक्षा विकार है, ऑटो इम्यून डिजीज जो होते हैं, सूजन संबंधी गठिया है पहले से ही उनको, अंग प्रत्यारोपण हुआ है, उसमें अस्वीकृति को रोकने के लिए न, इन स्थितियों को नियंत्रण करने या उनका इलाज करने के लिए स्टेरॉइड का उपयोग करना आवश्यक होता है। अब इनमें से जो भी कोई स्थिति होती है, आपको किसी भी तरीके की बीमारी हुई और आपको हैवी स्टेरॉइड्स
या मीडियम स्टेरॉइड्स दिए गए। तो किसी किसी की बॉडी तो स्टेरॉइड को झेल लेती है, हर एक की बॉडी नहीं झेल पाती है, पर एक लॉन्ग टर्म पे कोई भी इन तरह के स्टेरॉइड्स को लेते हैं तो आगे ये प्रॉब्लम हो जाती है और इनका इलाज करने के लिए स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है। तो वो आगे आपको इस तरीके की स्थिति पे ला सकती है। मौखिक रूप से निर्धारित स्टेरॉइड के अरु सिर से एवीएन का उत्पादन में कुख्यात है और ये दिखाने के लिए अध्ययन किए गए कि जोड़ों या वर्षा में इंजेक्शन के रूप में दिए गए स्टेरॉइड से अरु सिर का कोई एवीएन नहीं होता है। रक्त विकार, कुछ रक्त रोग जैसे कि सिकल सेल रोग, सिकल सेल एनीमिया जो होता है, सिकल सेल रोग होता है, ल्यूकेमिया, गोचर रोग, रक्त जमावट से संबंधित रोग और उस सिर के एवीएन का कारण बन सकते हैं। रक्त से रिलेटेड इनमें से कोई भी बीमारी होती है खून से रिलेटेड तो ये एवीएन बन जाता है वहां पर। जीवन शैली, अध्ययनों से पता चला है कि शराब और धूम्रपान जैसे उम्र अरु सिर में एवीएन पैदा कर सकता है। लगातार शराब का सेवन एवीएन की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और धूम्रपान से छोटी रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और इस तरह अरु सिर की रक्त आपूर्ति कम हो जाती है। अब इस तरीके से ये जो इनको किसी भी तरीके का नशा हो, चाहे आप स्मोक कर रहे हैं, चाहे आप ड्रिंक कर रहे हैं या और किसी तरीके का नशा ले रहे हैं, तो वो इन रक्त वाहिकाओं पे असर करती ही है जो रक्त आपूर्तियां कर रही हैं। तो कोई सिकुड़ जाती है या नहीं पहुंच पाते हैं या कुछ भी रुकावट आ जाती है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको। अवस्कुलर परिगलन हिप के अन्य कारण, डीप सी डाइवर्स और माइनर्स एवीएन विकसित होने के लिए अधिक संभावना रखते हैं। उच्च वायुमंडलीय दबाव के कारण रक्त प्रवाह के अंदर हवा के छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं और अरु सिर में छोटी रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एवीएन होता है। ऐसे जैसे जो डीप ड्राइविंग करते हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है वातावरण का, आपस का, उधर का, और जो माइन के अंदर होते हैं वहां भी वायुमंडल का दबाव उनके ऊपर इतना होता है कि अंदर छोटे छोटे हवा के बुलबुले बन जाते हैं और वो ब्लॉक कर देते हैं छोटी छोटी नलियों को। तो उसके परिणाम स्वरूप वहां पे रक्त नहीं पहुंचता, रक्त की आपूर्ति नहीं होती है, तो ये एवीएन वहां पे डेवलप हो जाता है। अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फिमोरल हेड के लक्षण, एवीएन कैसा लगता है? देखिए इसमें क्या होता है कि दर्द, शुरू में रोगी को कूल्हे की दर्द की शिकायत होती है जो वजन बढ़ने पर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वेट बढ़ता जा रहा है तो उसमें जो कूल्हे का दर्द है वो बढ़ता जा रहा है और रोग बढ़ता जा रहा है। रोगी को आराम और रात में दर्द की शिकायत होती है। लंगड़ाना, कठोरता, क्रॉस लेग्ड बैठने और बैठने में कठिनाई, प्रभावित अंग का छोटा होना। आपने सुना होगा ना कि कुछ लोग कहते हैं मैं जमीन पे नहीं बैठ सकता, मैं पालथी मार के नहीं बैठ सकता हूँ, या फिर जब हम चल रहे हैं बैठ गए उसके बाद उठ करके चल रहे हैं तो लंगड़ा रहे हैं, प्रॉपरली वर्क नहीं हो रहा, या फिर वो जॉइंट स्टिफ हो गया, हार्ड हो गया और चलने में इजी नहीं है। क्योंकि क्या हुआ अंदर कि जो वो फीमर हेड था वो गोल तो रहा नहीं, वो फ्लैट हो गया, वो घिस रहा है, अड़ रहा है, तो वहां दर्द बढ़ रहा है, कठोरता बढ़ रही है, उसी से लंगड़ाना आ रहा है। ये सारी चीजें वहां पे आती हैं। निदान क्या है इसका? डॉक्टर स्थिति की पहचान कैसे करते हैं? इतिहास, डॉक्टर पूछता है कि व्यवसाय क्या है आपका, चिकित्सा समस्याएं, स्टेरॉइड जैसी कोई दवाई तो नहीं ली है, धूम्रपान या शराब किसी तरह का कोई नशा तो नहीं कर रहे हैं। परीक्षा क्या क्या करते हैं? वो चिकित्सक कूल्हे की जांच करता है, आंदोलनों की सीमा, कठोरता, ये सारी चीजें वो देखते हैं कि क्या क्या परेशानी है। फिर वो एक्सरे करते हैं। एक्सरे रोग के प्रारंभिक चरण में ईवीएन में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। फर्स्ट स्टेज में पता ही नहीं पड़ता है कि इस तरह की कंडीशन हो गई है, भले ही रोगी के कूल्हे में दर्द हो रहा हो। एवीएन के परिवर्तन को देखने के लिए एक्सरे पर निदान करने में कुछ महीने लग सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, एमआरआई कर लेते हैं या बोन स्कैन वगैरह ऐसी चीजों की तरफ जाते हैं कि अगर कूल्हे में दर्द है और प्रसिस्ट हो रहा है तो मे बी पॉसिबल कि एवीएन है, पर वो एक्सरे में इतना शुरुआती स्तर पे नहीं दिखाई देता है कि अगर फर्स्ट स्टेज है या कुछ है तो आपको वो शो होगा, ऐसा नहीं है। तो हम जाते हैं फिर एमआरआई की तरफ या बोन स्कैनिंग की तरफ। एमआरआई उरु सिर के एवीएन के शुरुआती परिवर्तनों को पता लगा सकता है जो कि एक्सरे पे नहीं देखा जा सकता है। यह कूल्हे की रक्तापूर्ति में क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाने में मदद करता है। अरु सिर के एवीएन कि इन क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के आकार, स्थान के आधार पर हल्के, माध्यम और गंभीर रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि एमआरआई छवियों में कोई पतन हुआ हो। एमआरआई विपरीत कूल्हे में एवीएन परिवर्तनों का पता लगाने में भी मदद करता है, भले ही कोई लक्षण हो या नहीं हो। दोनों का करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दोनों कूल्हों का, और हल्की से हल्के भी डिफरेंस होते हैं तो वो वहां पता लग जाते हैं। उसकी जो इमेजेस आते हैं उसके अंदर सारी चीजें शो हो जाती हैं।
बोन स्कैन में रक्त में एक रेडियोधर्मी रसायन इंजेक्ट करना शामिल होता है। इंजेक्शन के कुछ घंटे के बाद में आपको कंकाल की तस्वीरें के लिए एक विशेष कैमरे का उपयोग किया जाता है। दूसरे तरीके की चीजें होती हैं। ये चित्र उरु सिर के क्षेत्रों में रिक्त स्थान को दिखाता है जो रक्त की आपूर्ति से रहित है। वहां क्या होगा कि जो इमेज बन के आई है उसके अंदर खाली स्थान दिखाई देगा। अगर आपको एवियन हो रहा है तो वहां क्या है कि वहां पे रक्त की आपूर्ति नहीं है, इसलिए वो रिक्त दिखाई देगा, आपको खाली दिखाई देगा या ब्लैक स्पॉट जैसा दिखाई देगा। तो उसमें फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एवियन हो गया है। और उस सिर के एवियन मामलों के निदान में एमआरआई ने बोन स्कैन की जगह अब ले ली है। पहले बोन स्कैन ज्यादा प्रचलित था, पर आजकल इजी गोइंग एमआरआई है तो वही कर लेते हैं। वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमोरल हेड का उपचार क्या है? अरुसिर के एवियन के लिए उपचार विकल्प क्या है? अरुसिर का एवियन अपरिवर्तनीय होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कूल्हे के गठिया हो जाता है। कुछ दवाएं और बचाव की प्रतिक्रियाएं रोग की प्रगति में देरी करने में मदद कर सकती हैं। उपचार का विकल्प रोग के चरण पर निर्भर करता है। रोगी की आयु क्या है? रोगी का सामान्य स्वास्थ्य कैसा है? गतिविधि स्तर कैसे हैं? कारक क्या हैं? और उपचार की विधियों को निर्धारित करते हैं इन सब चीजों को देख करके। गैर ऑपरेटिव उपचार किस तरीके से होता है इसका? अरुस सिर के एवेस्कुलर नेक्रोसिस में प्रारंभिक अवस्था में निदान किया जाता है तो निम्नलिखित उपचार विधियों में से कुछ प्रगति में देरी करने में मदद कर सकते हैं कि जो वो बढ़ रहा है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं प्रोसेस को। ठीक है। बैसाखी या वॉकर की मदद से प्रभावित अंग पर सुरक्षित भार असर दर्द को कम करने में मदद करता है, मदद कर सकता है। इसके पीछे विचार यह है कि उपचार की अनुमति देता है और आगे की क्षति को रोक देता है। व्यायाम और खिंचाव कूल्हे में अकड़न को रोकता है और गति की सीमा को बनाए रखने में मदद करता है। हल्के फुल्के जो व्यायाम करते रहते हैं तो उससे फिर हेल्प होती है बहुत ज्यादा। दवाएं, ए बिस्फोस्फोनेट दवाओं का यह समूह एवेस्कुलर नेक्रोसिस वाले रोगियों में और उस सिर के पतन के जोखिम को कम करने में मदद करता है। बी ब्लड थिनर, ये अरुसिर में रक्त परिसंचरण में सुधार करके मद्देनजर दिए जाते हैं कि रक्त परिसंचरण अगर सही हुआ, ब्लड थिनर अगर दे दिया गया है और वो उसमें फिर क्या होता है कि सुधार होता जाता है, ब्लड इजीली वहां पे रक्त आपूर्ति करने की कोशिश करी जाती है इनको दे करके। सी दर्द को कम करने के लिए विरोधी भड़काऊ दवाएं, भाई वो तो है ही, पेन किलर्स तो देने ही पड़ते हैं। सरल एनाल्जेसिक देने पड़ते हैं, सिंपल वाले, ताकि पेन वगैरह से आराम मिले। उपयुक्त उपचार के तौर तरीके रोगी की प्रगति में देरी कर सकते हैं, लेकिन अवेस्कुलर नेक्रोसिस को पूरी तरह से उल्टा नहीं कर सकते। मतलब आप रिवर्स नहीं ला सकते कि अगर वो फ्लैट हो गया है या वहां पे सिर खत्म हो गया है तो आप उसको बना लेंगे दोबारा, वो नहीं हो सकता है। पर उसके जो घिसने की और टूटने की और खत्म होने की, क्षति होने की, डेड होने की जो प्रोसेस है उसको बस आप स्लो डाउन कर सकते हैं। सर्जिकल प्रबंधन क्या है इसका? बचाव की प्रतिक्रिया, कुछ सर्जिकल प्रतिक्रियाएं और उस सिर में दबाव को कम करने और रक्त की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश कर सकती हैं। और इस तरह की सर्जरी के लिए मुख्य शर्त यह है कि अरु सिर में कोई पतन नहीं होना चाहिए। जब तक पतन नहीं हुआ है तब तक ही सर्जिकल प्रबंधन किया जा सकता है, मतलब सर्जरी करी जा सकती है, नहीं तो फिर नहीं किया जा सकता। अरु सिर की रक्त आपूर्ति में सुधार के लिए कई प्रक्रियाओं का डिजाइन किया गया है और आपका सर्जन उचित प्रक्रिया का चयन करके आपको सुझाव दे सकता है। ये हो गया हमारा नेक्रोसिस और ये था हमारा लास्ट टॉपिक। और आज ये सारी चीजें हमारी खत्म हो गई। अब आप लोग बताइए, कुछ पूछना है तो। हमने आज इसको भी खत्म कर लिया है, लास्ट हमारा सब्जेक्ट था ये। अब नेक्स्ट मंथ में आपके एग्जाम्स हैं। मैम नमस्ते। जी नमस्ते। ये जो हड्डियां बढ़ती हैं तो एड़ी के जो पैर के पीछे वाले भाग में भी बढ़ती है मैम, कभी कभी ऑपरेशन होना पड़ता है, तो ये हड्डी बढ़ना बोलते हैं या फिर क्रिस्टल जमा होते हैं, क्या होता है? दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही अलग अलग हैं। ये आज शायद आपके नेक्स्ट ईयर में आएगा भी, तब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। शायद नेक्स्ट ईयर के उसमें है ये हड्डियों के अंदर आपका, तब आपको मालूम पड़ेगा कि दो ही अलग अलग चीजें हैं, है ना। ठीक है। कैल्सिफिकेशन भी होता है और बोन बढ़ती तो नहीं है, मतलब बढ़ना कह देते हैं उसको, क्योंकि कैल्सिफिकेशन होके जमाव होता जाता है तो उसका चेंज हो जाता है। अभी आप सब लोग देखिए, ये हमारा लास्ट था और सारे सब्जेक्ट्स हमारे अब हो गए हैं कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट मंथ है जुलाई के अंदर, जी मुझे पूछना था मैम, हाँ, ये बोलिए। जो जांघ की हड्डी में फ्यूमर में मतलब जो अब पढ़े हम,
वो नी बोन में मतलब नी कैप्चर में भी वही होता है मैम? नहीं, नी फ्रैक्चर अलग है। जो नी की जॉइंट है वो अलग तरीके की है, ठीक है ना। नी की जॉइंट बिल्कुल दूसरी तरीके की है, और जो फीमर वाली बोन है वो अलग तरीके की है। वो जॉइंट अलग तरीके का है। फीमर जैसा जॉइंट ये शोल्डर का होता है हमारा, हेमोरल वाला, लगभग, है ना। एकदम सेम नहीं है पर लगभग वो उसी के जैसे साइनोवियल वाले होते हैं। जो नी वाले जॉइंट है वो अलग तरीके के जॉइंट है, वो दूसरी तरीके से इस तरह से करके काम करता है। इसमें आगे पटेला भी होता है, ये डिफरेंट है, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसमें जो पेन होता है लोगों को, ये नी जॉइंट इसमें जो पेन होता है लोगों को, नीज में तो हाँ, तो चलने में बैठने में उनको भी पेन होता है, तो ये भी इस ऐसे ही आर्थराइटिस इसी में आएगा या फिर वो थोड़ा डिफरेंट है? अर्थराइटिस, देखो, अर्थराइटिस बहुत तरीके की होती है, कई तरीके की होती है। और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, उसकी स्थिति बिगड़ती है। तो देखिए ना, ये सब चीजें अलग अलग हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। पर जो गठिया है, अर्थराइटिस है, आरए फैक्टर है, आपका आरए फैक्टर बढ़ रहा है, आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो ये सब चीजें क्या आके जमा हो जाती हैं, फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, आगे वहां जाम हो जाता है, तो फिर वो जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं और चलने में दर्द होने लग जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है, तो भी वो जोड़ घिसने लग जाते हैं। कभी कभी कार्टिलेजेस खत्म होने लग जाते हैं, तो भी हड्डी, अब मैंने आपको पढ़ाया ना कि जो ये फीमर की बोन की जॉइंट ये गोल वाला है, और इसके बीच में कार्टिलेजेस की लेयर होती है और श्लेष्मा झिल्ली होती है, तो ये बड़े आराम से मूव ऑन करता है, दर्द नहीं होता है। पर जब ये कार्टिलेजेस घिस जाएंगी या निकल जाएंगी या टूट फूट हो जाएगी या क्षतिग्रस्त होने लग जाएंगी हमारे किसी भी शरीर की किसी परेशानी से, तो फिर ये टकराएंगी ना आपस में। तो जब ये टकराएंगी तो घर्षण होगा, घर्षण होगा तो दर्द होगा। तो ये वाली प्रॉब्लम है। तो वो कई कारण से होती है, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, या यूरिक एसिड बढ़ रहा है, आरए फैक्टर आपका उसके अंदर आ रहा है, रिमेटॉइड वाला फैक्टर आ रहा है, या फिर आपके साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो गई है, या फिर आपके कार्टिलेजेस घिस गए हैं। तो कुछ भी स्थिति, वो हम कह नहीं सकते कि किस कारण से मेन दर्द है। अब हम क्या है कि घुटने का दर्द है, गठिया समझ लिया, नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि डायग्नोसिस कराओ और टेस्ट कराओ, तो पता पड़ेगा आपको कि किस कारण से ये दर्द हो रहा है ना। ये बात है। अब आप लोग ये बताइए कि रिवीजन का एक आध वो करवाना है, क्लासेस वगैरह लें, या ठीक है आपको टेस्ट की एक आध क्लास ले लें या रिवीजन की क्लास ले लें। आपको जिस भी सब्जेक्ट में ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, तो एक दो क्लासेस ले लेंगे जिसमें आपका कुछ भी जो रिवाइज करवाना हो, अगर टॉपिक या फिर कुछ आपके क्वेश्चंस वगैरह जो कुछ है बता दीजिए। तो क्वेश्चंस तो मैं वैसे भी सॉल्व करवा दूंगी, बट अगर कुछ रिवीजन करवाना है तो रिवीजन के लिए क्लास ले लेंगे। अगर आपको जरूरत है तो बता दीजिए, नहीं तो वैसे रिवीजन का क्लास ले लेंगे, हाँ, हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आप लोग बताइएगा, और ठीक है ना, सर को बता दीजिएगा। शुरू करेंगे। एक ये अभी खत्म हुआ तो इससे ही शुरू करेंगे, मतलब अभी पढ़ाई हुई है। तो मैंने है ना आपको बहुत अच्छे से वो करवाया है, क्वेश्चन भी करवाए हैं, आगे वापस पूछा भी है, इसीलिए करवाए हैं क्योंकि एक तो ये थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, इसकी लैंग्वेज भी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो सारी चीजें साथ में लेके, जबकि बहुत आपको ना इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया गया है, पर फिर भी क्योंकि नहीं पढ़ा है, हम नहीं जानते, हमारे कोर्स से लगा है, तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसलिए मैंने इसको उसी हिसाब से समझाया है। पर फिर भी अगर इसके अंदर अब आप लोग एक दो दिन देख लीजिए कि आपको सबको किस किस चीज में क्या क्या प्रॉब्लम है, लिस्ट बना के एक बार सर को बता दीजिए, या मेरे को या सर को किसी को भी भेज दीजिए, तो हम फिर डिसाइड कर लेंगे कि आपकी रिवीजन की क्लास कैसे और कब लेनी है, ठीक है। फिर आपको क्लास का लिंक भेज देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और रिवीजन कर लेंगे उसी टॉपिक का, या जिस भी चीज में जो भी प्रॉब्लम है उनका। सारा तो रिवाइज नहीं करा सकते, मतलब वो तो पूरा ही पढ़ाना हो गया, फिर वो तो एक अलग ही बात हो गई, है ना। तो जो भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं आपके, उनको मैं करा दूंगी, ठीक है। जो भी नीड हो तो वह आप बता दीजिएगा, लिख करके भेज दीजिए, या फिर जैसे भी है कम्युनिकेट कर लीजिए, और सब जने आपस में अपना डिसाइड करके कि हाँ ये टॉपिक हो जाता है, ऐसा ऐसा है, और उसको आप लिस्ट टेक करके कि हाँ इतना है, तो 2-3 क्लास के अंदर उसको हम सॉल्व कर लेंगे। पहले से भेज दीजिए कि हाँ क्या क्या हमको प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, कहाँ नहीं समझ में बिल्कुल भी नहीं आया है, इसको रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है ना।
अभी नहीं है किसी का कुछ क्वेश्चन? जी मैम, एक क्वेश्चन था मेरा। जैसे हम नेचुरोपैथी पढ़ रहे हैं मैम, तो नेचुरोपैथी में हम लोगों को इलाज जो है नेचुरोपैथी तरीके से करना चाहिए, तो इसमें कुछ एंटीबायोटिक आदि देने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या एंटीबायोटिक हम कैसे जानेंगे, कैसे देंगे? नहीं, हमें देना ही नहीं है वो, तो ये तो सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी के अंदर बताते हैं कि ये चीज इसमें यूज करते हैं। तो हम जो रोग का निदान आप पढ़ोगे ना, नेक्स्ट ईयर से रोग होगा कि आपको अगर ये वाली प्रॉब्लम है, साइटिका हो रहा है, ये बीमारी हो रही है, घुटने का दर्द है, इसमें कौन सा पैक लगाना है, इसमें किस तरीके की आपको मड थेरेपी करनी है, हाइड्रोथेरेपी करनी है, क्या करना है, वो नेक्स्ट ईयर में आएगा, है ना। तो उसमें फिर आपको पता चलेगा कि हमें कौन सी बीमारी पे क्या इलाज करना है, क्या थेरेपी देनी है, और हमें उसके खान पान में नेचुरली, बेसिकली हम नेचुरोपैथी में यही करते हैं, नहीं खाना, क्या खाना, किस तरह की कलर थेरेपी, किस तरीके की कलर के मतलब हमें वाटर देना है, किस तरीके का हमको वो करना है, खाना देना है, और कौन सा मड थेरेपी देना है, कि आपको हाइड्रोथेरेपी देना है, कि हमको सिकाई उसका करना है, हमको उसका वो कैसे किस तरह से उसको पेन को रिलीव करना है। वो ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है ये अभी नहीं है। ये तो देखिए उसके अंदर पैथोलॉजी के अंदर आता है कि मेडिसिनल पार्ट क्या होता है, तो ये तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमें तो इनमें से कोई भी मेडिसिन लेनी ही नहीं है और किसी को सुझाव भी नहीं देना है ना, और अपने घर में भी नहीं करना है हमें। तो अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम अगर आपके घर में अभी आ रही है तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसे नहीं अपने आप कुछ भी अभी हमें नहीं करना है, क्योंकि ये तो हमारा फर्स्ट ईयर है। हमने पढ़ाई क्या है, हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी है, हमने पैथोलॉजी पढ़ी है डिजीजेस की, बस वो उतना पढ़ा है। अभी हमने ट्रीटमेंट पार्ट किसी का भी नहीं पढ़ा है। ये तो क्या दे सकते हैं, क्या होता है, उस तरीके की चीजें लेके चल रहे हैं। हमारा इसमें जो नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं अभी पढ़ाया गया है, आपको नेक्स्ट ईयर में आपको आएगा और उसके अगले ईयर में भी आएगा। पंचकर्मा किस में देना है, किस तरीके की चीजें यूज करते हैं हम, कैसी की पोटली की सिकाई है, कि हमें रेत वाले वैसा बना के सिकाई करना है, सूखी सिकाई करनी है, गीली सिकाई करनी है, ऑयल से मसाज करना है, टैपिंग करनी है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, निडलिंग है, क्या क्या करना है, वो ट्रीटमेंट पार्ट के अंदर आता है। हम उस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, हम ये ट्रीटमेंट नहीं करते। मैं भी कभी अपने पेशेंट को कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं देती हूँ। मैं क्योंकि आयुर्वेदा से भी हूँ तो मैं आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट ही देती हूँ। मैं दोनों का मिक्सचर बनाती हूँ और उसको मेडिसिनल रूप में आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन देती हूँ, और बाकी के जैसे कि अपनी थेरेपीज किस तरीके की देनी है वैसा हम यूज करके थेरेपी देते हैं। कि हमको उसका रोटी बना के उसके ऊपर लगाना है, सरसों का, घुटने के अंदर अगर प्रॉब्लम है उसका सिकाई करना है, मसाज करना है, कि उसकी नेडलिंग करनी है, या फिर उसको हमें कपिंग करना है, या उसको जो पंचकर्मा के अंदर हमारे 5, ये भी आपको नेक्स्ट ईयर पढ़ाया जाएगा। पंचकर्मा कैसे, इसके अंदर क्या आता है, रोल क्या है, किस किस डिजीज में कैसे कैसे देते हैं, उसकी तरीका क्या रहता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे। अभी ये आपका ट्रीटमेंट पार्ट नहीं है। कलर थेरेपी भी होती है कि सूर्य तप्त जल किस तरीके का किस बीमारी में दिया जाता है, वात प्रदान में क्या दिया जाता है, पित्त प्रदान में क्या दिया जाता है, किस आपके अंदर अग्नि की कमी है, वायु की कमी है, आकाश तत्व की कमी है, जिस तत्व की कमी है उस हिसाब से पानी को संचार्ज करते हैं, और संचार्ज करके उस वाटर को 30-30 ml या 50-15 ml 2 डोसेज में, 3 डोसेज में दिया जाता है। तो वो पानी भी जब रिचार्ज होकर के आता है तो वो बहुत ज्यादा फायदा करता है। कुछ मंत्र होते हैं जिनको हम मेडिसिन के साथ या ट्रीटमेंट के साथ अलाइन करके ट्रीटमेंट की पावर को बढ़ाते हैं। तो वो सारी चीजें डिफरेंट हैं। हम कटी स्नान दे रहे हैं, मतलब हर बीमारी के हिसाब से अलग अलग है कि गर्म वाला स्नान देना है या ठंडा स्नान देना है, अल्टरनेटिव देना है, पाद अभ्यंगा है, या पैरों को हम पानी के अंदर डाल के पाद स्नान देना है, क्या क्या करना है उसमें, वो सब अलग अलग आते हैं। कॉलन थेरेपी है, ये सब उसी में है, ट्रीटमेंट के पार्ट है, बहुत सारे हैं, तो बहुत लंबा है। आप नेचुरोपैथी की बुक ढूंढेंगे, सब आज ढूंढिएगा, आप पढ़ेंगे, आप बुक दिखाती हूँ मैं आपको, अभी आज यहाँ पे तो नहीं है मेरे पास, नीचे रखी मेरी बुक मेरी क्लिनिक में। इतना मोटा ट्रीटमेंट की बुक है, इतनी मोटी है उसकी ट्रीटमेंट की। जी मैम, आप इतना जैसे बोल रहे हैं क्या, वो ऑनलाइन में हम लोग सीख सकते हैं क्या? हाँ, आप जितना बता रही हो वो नहीं क्या मैम, वो भी ऑफलाइन में जितना सब कर सकते हैं क्या मैम? हाँ देखिए ना, क्या है क्या अभी नहीं क्या आप नहीं मैम, आप जितना भी बोल रहे हैं अभी नहीं क्या, वही मतलब सोचते हुए भी लगता है कि नहीं क्या ऑनलाइन हम लोग सीख सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकली जैसे अगर नहीं होगा तो
प्रैक्टिकली जैसे क्या है कि जैसे हम करके दिखा रहे हैं, आप फिर उसको करके देखिए कि गर्म पानी के अंदर पैर रख के आपने ये देखा तो आपको कितना इफेक्ट पड़ा। किस तरीके से बीपी हाई है तो आपको पानी में हम गर्म पानी में पैर रखवा रहे हैं या ठंडे पानी में पैर रखवा रहे हैं। हाई बीपी है तो उससे हम किस तरीके से कम कर रहे हैं। लो बीपी है तो उसको कैसे राइज कर रहे हैं। हर चीज की थेरेपी है इसके अंदर, और बड़ा ही मतलब है ना, इतनी आसान चीजें हैं। अब जैसे कि किडनी में प्रॉब्लम आने लग गई है, इन्फेक्शन होने लग गया है, अब हम उसके पैक्स बना बना के देते हैं, अलग तरीके के पैक। किडनी वाले एरिया पे हमने वो वाला पैक बना के लगा के रखा है। हमने इस जगह पे लिवर खराब हो गया तो उस पे मड का पैक लगा के रखा है। गैस जिसको बहुत ज्यादा बनती है, अब वो हाइपर एसिडिटी पढ़ा था ना हमने, GERD वगैरह होता है, तो उसके लिए भी मिट्टी की थेरेपी से और अल्टरनेटिव वाटर थेरेपी से, केवल पानी की थेरेपी कि एक ठंडा एक गर्म ऐसे करके भी केवल उससे उसका ट्रीटमेंट संभव है। तो इतनी ज्यादा पावरफुल है। जब हम करके दिखाते हैं ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये इस तरीके से करा जा रहा है, ऐसे होता है। फिर लास्ट में क्या, इसीलिए कहते हैं कि 3 महीने 6 महीने किसी भी डॉक्टर के अंडर आप, जैसे जो भी नेचुरोपैथी का डॉक्टर है या विशेषज्ञ है, चिकित्सक है, उसके अंडर 3 महीने 2 महीने 6 महीने, वैसे तो 6 महीने करना चाहिए मिनिमम, पर 3 महीने भी अगर उसके साथ में प्रैक्टिस किया जाए, उसके साथ में आप अपना इंटर्नशिप करें तो बहुत अच्छा अनुभव हो जाता है। क्योंकि जितना प्रैक्टिकली देखते और करते हैं उतना ज्यादा आराम आप देख सकते हो इसमें। क्योंकि जो मेडिसिन फायदा करती है उसके मैं साथ वही बोल रही हूँ मैम, मैं हाँ। वही बोल रही हूँ, वो देखने से प्रैक्टिकली जैसे मतलब ने क्या सीख सकते हैं, ने क्या ऐसे ने क्या ऑनलाइन में हम लोग सीख पाएंगे। नहीं, बहुत कुछ सीख पाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं सीख पाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। फिर आप करेंगे, ऐसे नहीं कि आपने बस देख लिया और छोड़ दिया तो फिर आप उसको भूल जाएंगे। अब जैसे आज जो भी थेरेपी कराई उसको आप करके देखिए, है ना, तो जब आप उसको करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितना रिलीफ मिला, इस चीज से कितना आराम मिला। अपने बच्चों के साथ, अपने घर परिवार में, अपने अड़ोस पड़ोस में, जो मतलब आप लोगों के साथ कंफर्टेबल लोग हैं, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं। हाई बीपी हो रहा है या आपको बहुत ज्यादा पैरों में थकान हो रही है, दर्द हो रही है, तो कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, किस पेन को रिलीव करने के लिए आप क्या करेंगे, तो जब आप करते ही जाएंगे ना तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। पर ये करना ही पड़ेगा। हमें भी तो क्या करते हैं, जब हम भी पढ़े तो हमें भी दिखाया ही तो गया एक एक बार। अब आप यूं कह रहे हैं प्रैक्टिकल, सामने भी इतने सारे डॉक्टर्स खड़े होते हैं, हम लोग एक बंदा बीच में करके दिखा रहा होता है और करते हैं हम उसको। पर फिर जब हम खुद करते हैं अपनी प्रैक्टिस में तब हमको आ पाता है। हमने देखा ही तो आंखों से, बस ये है कि हम वहां फिजिकली मौजूद थे, आप फिजिकली नहीं हो, बस आप ऑफलाइन ऑनलाइन में हैं, हम ऑफलाइन में हैं। बट क्वेश्चन तो आप यहाँ भी पुट ऑन कर सकते हो कि ऐसे क्यों किया, पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए या ठंडा होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ के आप खुद उन चीजों को समझ पाओगे। जब आएगा नेक्स्ट ईयर में ये सारी चीजें तो आपको पता चलेगी किस तरीके से मड होनी चाहिए, कैसी मिट्टी ली जानी चाहिए, किस तरीके से उसका क्या टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी गहरी खुदाई से मिट्टी लेंगे तो वो शुद्ध होती है और वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। मिट्टी में और क्या क्या चीजें ऐसी मिलाई जा सकती हैं जो आपकी बीमारी का इलाज कर रही हैं। और भी बहुत सारे ऐसे पैक्स बनाते हैं जो नेचुरल होते हैं, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाते हैं। या तो जो ये पेड़ पौधों की पत्तियां या हर्बल बने हुए आती हैं, पोटली भी बनी बनाई भी पोटलियां मिलती हैं आजकल तो मार्केट में, हर्ब्स की हैं, आप सैंड की भी पोटली बनाते हैं, अजवाइन की भी पोटली बनाते हैं। इन सब तरीके की पोटली मसाज है, पोटली से सिकाई है, जब हम करते हैं तो बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं सामने। एक आध बार करके देखेंगे, फिर कभी आपको जैसे पेन हुआ, घुटने में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो, तो आप उसको करके देखो, तो जैसे आप करोगे आपको पता पड़ जाएगा। अब फिर नेक्स्ट किसी को भी साथ होगा या आपसे कोई भी पूछेगा तो आप उसके ट्रीटमेंट वाइज करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फिर उसके बाद करेंगे तो उससे भी अच्छे से कर पाएंगे, आपको पता होगा किस तरीके से हमको कैसे करना है। तो प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो आपको आइडिया होता है। पढ़ने से तो ऑफलाइन या ऑनलाइन एक ही बात है, कुछ इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है। मैं चेंजेस भी नहीं समझती कि इतना ज्यादा कुछ चेंज होता है। वो तो हम आपको दिखाएंगे बहुत अच्छे से क्लियर आपको कि मिट्टी का ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इस तरह से मिट्टी को घोलना चाहिए, फिर हम कितनी उसको गाढ़ा रखें, कितना पतला रखें, किस जगह पे कैसा पैक लगता है, कौन सा कपड़ा साथ में लगाया जाता है, कैसे उसको साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, जो मिट्टी यूज कर ली उसको फिर वापस रीयूज नहीं करना है, या कितने दिनों के बाद उसको सूरज में सुखाने के बाद और धूप लगाने के बाद किस तरीके से उसको वैसे करके रिचार्ज करके फिर यूज किया जाएगा। पानी कैसे रिचार्ज करना है हमें, जो हम सन रिचार्ज वाटर्स बनाते हैं, अलग अलग कलर की बॉटल्स के अंदर, कांच की बॉटल्स में बनाया जाता है वो, कि कितने दिन रखना है, कैसे हो गया। ऐसे सन रिचार्ज ऑयल होता है पेन के लिए,
अलग अलग तरह के सॉरी पेन के लिए अलग अलग तरीके का रिचार्ज ऑयल होते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे काम करते हैं। मतलब ये बहुत लंबा वो है, बहुत डीप, जितनी नॉलेज गहरी लेते जाएं आप, क्योंकि इसके मेडिसिनल वाले भी आप नेचुरोपैथी की बुक्स वगैरह ढूंढेंगे, मैं पिक्चर डाल दूंगी उसके अंदर, ग्रुप के अंदर, आप देखना, आप बुक्स मंगवाइए, आगे आपके बहुत काम आएंगी। वो नेचुरोपैथी की किताबें हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। बुक का नाम क्या है मैम? बुक मैं फोटो खींच के आपको बुक्स दे दूंगी नेचुरोपैथी की, कि कौन से वाले लेखक की हैं जो बहुत अच्छी हैं, ट्रीटमेंट वाइज बहुत अच्छी हैं, और उसके अंदर इतना डिटेल में बीमारी के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में बताया हुआ है कि आप उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इफेक्टिव ट्रीटमेंट, केवल ट्रीटमेंट नहीं, इफेक्टिव, कि जिससे ठीक हो सकते हैं। ठीक है, बाकी बना जी। जैसे वहाँ पर नेचुरोपैथी में पंचकर्मा का भी आप बोल रहे हैं, तो जी। जो ऐसे नेचुरोपैथी कोर्स पूरा होगा तो हम पंचकर्मा का जो ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं लोगों को। हाँ बिल्कुल, आपको थोड़ी सी वो किसी के अंडर थोड़ी दिन लेनी पड़ेगी ट्रेनिंग, तो आपको ये स्किल आपकी वो हो जाएगी कि पंचकर्मा कैसे कैसे, क्या क्या चीज कैसे होती है, वमन विरेचन, अभ्यंग वगैरह, ये सारा उसके अंदर आता है। तो वो आप कैसे कैसे कर सकते हैं शरीर के शुद्धिकरण के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। आयुर्वेदिक के पंचकर्मा और नेचुरोपैथी की पंचकर्मा सेम है या थोड़ा डिफरेंट है मैम? नहीं, सेम ही होता है, बस थोड़ी सी कुछ बोलने की लैंग्वेजेस में चेंज वगैरह करते थे, बाकी डिफरेंस कुछ भी नहीं है। मसाज है, मसाज ही है, मालिश ही है। मैंने आयुर्वेदिक में पंचकर्मा की थी मैम एक बार, मुझे वो घी दिए थे स्किन ट्रीटमेंट के लिए, कुछ घी दिए थे मुझे 4 दिन पीने के लिए, बस वो पानी पी के अंदर से क्लीनिंग करने के लिए बॉडी की वो होता है, घी दिया फिर जाता है। लास्ट में लेम दिए थे, वो तो बाथरूम जा के मेरा क्लियर हुआ, और वही मसाज स्टीम वगैरह होता है। लेकिन नेचुरोपैथी में एक बार लिए थे मैंने, सिर्फ मसाज और स्टीम उन लोगों ने, और गर्म पानी में वो दिए थे, इसलिए मैंने पूछ लिया। नहीं, कुछ ज्यादा खास अलग नहीं होता है, ये लगभग बराबर ही होता है। अब आयुर्वेदिक में क्यों देते हैं साथ में ये घी वगैरह, वो ट्रीटमेंट का वे है, और घी भी प्लेन घी नहीं होता है, वो मतलब वो सिद्ध किए हुए घी होते हैं। वो क्या घी है मैम, वो मेरा अंदर से इतना हो गया कि मैंने खाना ही नहीं खाया फिर कुछ। वो देखो हैवी तो रहता है, पर यह है वो अंदर से पूरी क्लीनिंग करके, जितनी की चिकनाई की जरूरत है, हमारी आंतों में जो गंदगी चिपक गई है, उन सबको अंदर से क्लीन करके साफ कर देती है। जब आंत और आपका पेट प्रॉपरली पाचन तंत्र काम करेगा तो बहुत सारी बीमारियां ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। मेन जो हमारा सिस्टम है कि कब्ज कितनी बीमारियों को जन्म देती है, हमने कब्ज में जैसे पढ़ाई है, सारी चीजें हैं, आते वगैरह है, हमने सारा सिस्टम इसका पूरा पढ़ा ना, पाचन तंत्र वगैरह कैसे कैसे क्या क्या है। तो ये मेन सिस्टम है पाचन तंत्र के, कि अगर उसकी क्लीनिंग है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो आपकी बॉडी अच्छे से काम करती है। तो क्या करते हैं आयुर्वेदिक में, ये सब चीजें दी जाती हैं कि वो आपको अरंड का तेल दे रहे हैं, या आपको सिद्ध घी दे रहे हैं कि रात में घी लेना है, दिए थे, और लास्ट में लेम दिए थे। बहुत मुश्किल था मैम, लेकिन मेरा स्किन एलर्जी जो कितने मतलब सालों से कितने डॉक्टर को दिखा चुकी थी, मेरा उसी से 60% ठीक हो गया। लेकिन बहुत मुश्किल था मैम, फिर दोबारा करने की हिम्मत नहीं हुई। नहीं, वो थोड़ा लगता है हार्ड, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी बीमारी गहरी है, वो रूट कॉज पे जाके काम करता है, जड़ पे, जड़ से उसको खत्म करता है, इसलिए दोबारा नहीं आता है। अब एलोपैथी में आप ऊपर से लगा लो, मेडिसिन दे देंगे, खा लो, और फिर वो उस टाइम खत्म हो गया, पर वो फिर वापस आ जाएगा, और जब वापस आएगा तो पहले से ज्यादा आएगा। फिर आपको वो दवाई देंगे, दबा देंगे, उससे हैवी देंगे, वो वहीं सप्रेस हो जाएगा, पर फिर वो वापस उभर के आएगा, तो वो तीसरी बार उससे भी बढ़ के आएगा। तो इसलिए वो रूट कॉज पे तो काम नहीं करते, वो तो केवल सिम्टम्स पे काम करते हैं। तो सिम्टम्स पे उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता पूरा। अब ये आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी क्या है, रूट कॉज में जाके, गहरे में जाके डीपर इलाज होता है कि इसका कारण क्या है, तो इसकी किस चीज का इलाज करेंगे तो सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे निरोग बनाना मेन काम होता है, रोग को दबाना काम नहीं होता है। निरोगी शरीर आपका कैसा हो सकता है, और नेचुरोपैथी को जो लोग फॉलो करते हैं ना, उनको रोग भी नहीं आता है, और अगर कोई आ भी जाता है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी। मतलब लोग कहते हैं कि कैसे ऐसे मिरेकल हो गया, इतना चमत्कार हो गया कि आपको इतनी बड़ी बीमार हुई और तुरंत आप पे आराम हो गया। फॉलो करती हूँ, खाने पीने में सब फॉलो करती हूँ, मुझे आता है, लेकिन नेचुरोपैथी से जल्दी नहीं जाता है। तो वो फिर सही तरीके से नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है, ये बात मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट करती हूँ और मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट इतने अच्छे आते हैं कि फिर पेशेंट कहीं जाता ही नहीं है मेरा,
कहीं नहीं जाएगा। तो बुखार भी होगा तो मेरे को कॉल करेगा कि मुझे बुखार है, अब मैं क्या ले लूं। वो तो मुझे एड्रेस दे दीजिए मैम, मैं वहाँ आऊंगी सीधे फिर। बिल्कुल, जब मर्जी आप आइए, ठीक है। जी मैम, हाँ। चलिए ठीक है, ओके। और कुछ किसी को पूछना है? ठीक है, फिर करते हैं। एक दिन ना सर जी से बात करके क्वेश्चन आंसर का जो कार्यक्रम रखें तो कैसे होगा? हाँ हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर की लिस्ट वगैरह बना लीजिए और फिर उनको बोल के हम रिवीजन वगैरह कर लेंगे। उसी को रिवीजन बोलते हैं, रिवाइज करवाना, कि आपको जो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कराना है, तो वो करवा देंगे ऐसा हम। करते एक हैं नहीं, मैम, 2-3 सब अपना क्लास अपना ऐसा करते हैं मैम, सब अपना अपना क्वेश्चन लिस्ट कर लेते हैं, फिर हाँ। सर को बोल के एक दिन कर लेंगे, तो जो टॉपिक रिलेटेड होगा हर क्वेश्चन के, तो हाँ। उसका एक रिवीजन सब तो हो अपना अपना जाएगा। बना लीजिए और फिर क्वेश्चंस बना करके सर को भेज दीजिए। अब उसमें हम देख लेंगे कि किस किस के क्वेश्चन सेम है, और जो भी सेम है उनको एक बार समझा दिया जाएगा, बाकी जो अलग अलग है उनको भी अलग अलग समझा दिया जाएगा। तो सेम है तो वो सबका एक साथ क्वेरी सॉल्व हो जाएगा, और नहीं है तो जिनको आता है उनका रिवीजन दोबारा हो जाएगा, है ना। इस तरीके से करके कर लेंगे। एक नहीं, 2 भी क्लास की जरूरत होगी तो कोई बात नहीं है, हम कर लेंगे। आप लोग पहले तैयारी कर लीजिए अपनी कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। अपना 3-4 दिन पढ़िए, चाहे मंडे तक मुझे बता दीजिए कि क्या करना है, फिर हम क्लास ले लेंगे। फिर नेक्स्ट मंथ में एग्जाम्स हैं तो उसकी तैयारी करिएगा, ठीक है। ओके, चलिए करवाते हैं। आप शांति पाठ करवा दीजिए प्रतिमा जी। जी मैम, कमर गर्दन सीधे करके बैठिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम मैम। सभी को प्रणाम। मिलते हैं अब जब भी क्लास होगी दोबारा तब, ठीक है। अपनी अपनी लिस्ट बना के भेज दीजिए, ठीक है।